जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 22। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14। ये हमारी बुक की तरतीब के लिहाज से है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर जो ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक है हमारा, उसमें हमने कुछ मेन कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने ये सीखा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। ये हमने सीख लिया ना कि ऑडिट रिपोर्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, ये हमने सीख लिया। ये सीखना हमारे लिए, और फिर इसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी, क्या? टाइप्स ऑफ ओपिनियन। कि ऑडिट रिपोर्ट में कितनी तरह के ओपिनियन हो सकते हैं। हमें पता चला टोटल 4 तरह के ओपिनियन होते हैं, अनमोडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। और हमने ये भी सीखा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन ना हो, या मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो सही, उसका इफेक्टिव मटेरियल है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। मिस स्टेटमेंट इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन। स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये कंसेप्ट हमारा पूरे ऑडिट में सबसे अहम कंसेप्ट है, ये टाइप्स ऑफ ओपिनियन वाला। ये हर चैप्टर में यूज होता है। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम पूरे ऑडिट में कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी उठा लेना किसी भी तरतीब से, तो हम उसको समझ सकते हैं। ये कंसेप्ट सीखने के बाद हम इस काबिल हो गए कि पूरे ऑडिट में कोई सा भी चैप्टर किसी भी तरतीब से हम उठा लें तो हम उसको सीख सकते हैं। लेकिन हमने एक अपनी तरतीब बनाई हुई है जो स्टूडेंट के एग्जाम की इंपॉर्टेंस और स्टूडेंट की आसानी के साथ एक लॉजिकल अरेंजमेंट जो हो, उसके मुताबिक चलेंगे हम। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट, इंश्योरेंस में 5 एलिमेंट्स होते हैं, और मैंने आपसे ये कहा था हम इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपने नोट किया। इसके बाद चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया। चैप्टर 3 में डिस्कस किया हमने एविडेंस, और चैप्टर 4 में हमने ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है हमने 5 एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हुए हैं। 5 एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर, हाँ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ उसकी मॉडिफिकेशन को डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, लेकिन वो उसके बगैर भी हमने उसका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट एक पूरा समझ लिया है, हमें पता है ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है। तो हमने 5 एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए। अब हमने डिसाइड करना है कि हमने जब बेसिक जितने भी 5 एलिमेंट्स और उस एंगेजमेंट के ये पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक। तो बेहतर ये होता है, याद रखें, जब भी कभी आप कोई नई स्किल, नई चीज़ सीखते हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, कि अगर आप अपने प्रीवियस कंसेप्ट के साथ लिंक करके नई चीज़ सीखें ना, तो नई चीज़ सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, हमने प्रीवियस कंसेप्ट कौन सा सीखा? एक हमने कंसेप्ट सीखा था ऑडिट प्रोसीजर, 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। उसमें हमने सीखा था इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो इसमें से वैसे तो सारे के सारे प्रोसीजर्स ही अहम है, लेकिन 2 प्रोसीजर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2 प्रोसीजर, एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। क्योंकि आपको पता है एनालिटिकल प्रोसीजर में जल्दी जल्दी ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन कर लेता है, उसे ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। टेस्ट ऑफ डिटेल में तो करनी पड़ती है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर में ज़्यादा भाग, इसलिए वो ऑडिटर्स का फेवरेट होता है, वो हमारे लिए अहम है। और दूसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस लिए? क्योंकि हमने रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस में पढ़ा था कि जो एविडेंस एक्सटर्नल होगा, डायरेक्ट होगा, रिटर्न होगा, ओरिजिनल होगा, वो वेरी रिलायबल होगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में सारी खसूसियात मौजूद होती हैं, तो इसीलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन को हम स्टडी करें, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। और एनालिटिकल प्रोसीजर ये वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसीजर है। तो हम अपने जो नेक्स्ट 2 चैप्टर स्टडी करेंगे, उनमें से एक होगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन, और फिर इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट होगा एनालिटिकल प्रोसीजर। भाई समझ आ गई आपको? रीजन समझ आ गई कि क्यों हम रिपोर्ट के बाद हम इन चैप्टर्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि दरमियान में छोटे मोटे आते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम टॉपिक्स पहले कर लें, साथ साथ हमारा लिंक भी लॉजिकल रहे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज़ें हैं वो भी हम पहले कर लें उसको। तो इसीलिए आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन।
अब सुनिए, आज क्या सीखेंगे हम? आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करने के स्टेप्स क्या हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करने के स्टेप्स क्या हैं ये सीखेंगे। ये चैप्टर बहुत अहम है। रिपोर्ट में मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा टेस्ट किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिट रिपोर्ट का दुनिया का कोई काउंटिंग का पेपर ऐसा नहीं है, काउंटिंग का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें फाइनल काउंट का क्वेश्चन ना हो। एग्री करते हैं? चाहे आईकॉम की काउंटिंग का पेपर हो, चाहे सीफैब लेवल की काउंटिंग का पेपर हो, चाहे किसी भी बॉडी का किसी भी लेवल का पेपर हो, कोई काउंटिंग का पेपर दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें फाइनल काउंट टेस्ट ना हो। उसी तरह कोई ऑडिट का पेपर दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट टेस्ट ना हो। कोई दुनिया का पेपर ऐसा नहीं ऑडिट का जिसमें ऑडिट रिपोर्ट टेस्ट ना हो। तो ऑडिट रिपोर्ट तो मैंने आपको बताया हर अटेम्प्ट में टेस्ट होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया। फ्रीक्वेंटली, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। फ्रीक्वेंटली से मेरी क्या मुराद है कि अगर 3 अटेम्प्ट्स होंगी ना, उनमें से 2 दफा में टेस्ट होगा। ये मतलब आई कैप ने रखा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, यानी ऐसा नहीं है पहले टेस्ट करेगा फिर दूसरी टेस्ट करेगा फिर तीसरी में टेस्ट नहीं करेगा, फिर टेस्ट करेगा फिर टेस्ट करेगा फिर नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। सीक्वेंस नहीं बनाया उसने, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। कभी हो सकता है 2 अटेम्प्ट्स में ना करे और अगली 4 अटेम्प्ट्स में कर ले, ठीक है। कभी हो सकता है 1 अटेम्प्ट में किया, 1 में नहीं किया, फिर अगले 3 में कर लिया, फिर 1 में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखता है, लेकिन रेशियो क्या बनती है तकरीबन ये कि 3 अटेम्प्ट्स में से 2 में टेस्ट कर। इसलिए हम इसे कहते हैं ये फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का। और इंटरेस्टिंगली बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये समझते हैं कि हमेशा मुश्किल चीज़ ही ज़्यादा टेस्ट होती है, लेकिन जो कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें आई कैप सम टाइम जो प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म होता है ना, उस प्रैक्टिस में उसको ज़्यादा टेस्ट भी करता है, चाहे वो आसान हो। और जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं होता, वो चाहे मुश्किल भी हो, आई कैप नॉर्मली उसको टेस्ट नहीं करता। तो हमने देखा, आपको याद होगा रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस पढ़ा था हमने, ठीक है। उसमें मुझे बताइए रेलिवेंस से ज़्यादा मुश्किल एक सफिशिएंट था, एक रेलिवेंस था, एक तीनों के पॉइंट्स थे। सबसे मुश्किल कौन से वाला था? वाला रेलिवेंस वाला। और सबसे कम रेलिवेंस वाले टेस्ट हुआ है। पास्ट पेपर के पिछले 10 क्वेश्चन अगर आप देखें ना जो इस टॉपिक के टेस्ट, सिर्फ 1 में टेस्ट हुआ होगा, वो भी दूसरों के साथ मिला के कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट दोनों को एक्सप्लेन करो, तो उसमें एप्रोप्रिएट में। वरना नॉर्मली अगर आप देखें क्वेश्चन भी अगर आप देखें, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं भी किया बुक में, उसमें भी अगर आप देखेंगे ना उनको, तो नॉर्मली वो सफिशिएंसी के ऊपर और सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। तो याद रखें ये लाजमी नहीं है, नॉर्मली होता है लेकिन लाजमी नहीं है कि मुश्किल चीज़ ही ज़्यादा टेस्ट हो और आसान चीज़ टेस्ट ना हो। हमारा ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन का चैप्टर इसकी एग्जाम्पल है। आसान है लेकिन बार बार टेस्ट हो रहा है। लेकिन याद रखिए आसान है, बार बार टेस्ट हो रहा है, आसान की वजह से आई कैप इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछता नॉर्मली, बल्कि क्या पूछता है? केस स्टडी पूछता है। लेकिन केस स्टडी भी अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो केस स्टडी आसानी से कर सकते हैं। आपको जितनी चीज़ें क्लास में बताऊंगा, अगर आपने सारी चीज़ें पिक कर ली हैं, सारी चीज़ें समझ ली हैं, कोई स्टडी हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ऐसा कि आप केस स्टडी अटेम्प्ट ना कर पाए। अगर आपने प्रोवाइडेड आपने सारे कंसेप्ट जो क्लास में मैंने डिस्कस किए हैं वो आप समझ लें। तो स्टार्ट करें। पहला, सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन। टॉपिक क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एक्सटर्नल कंफर्मेशन है जी चैप्टर हमारे नाम। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? बाहर के किसी लोगों को से एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? उनसे हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या? वो डॉक्यूमेंट जो हम बाहर के लोगों को भेज रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं। नाम से हमें यह पता चल रहा है, लेकिन इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? सुनिए, कह रहे एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ए प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस बाय ऑडिटर। अच्छा, डेफिनेशन जो ये है ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ए प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस, ये हिस्सा सातों के सातों प्रोसीजर में कॉमन है, क्योंकि हर एक में ऑडिटर कुछ प्रोसीजर है ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। असल जो फर्क है ना, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंफर्मेशन के, वो आगे आएंगे।
External confirmation is procedure of obtaining evidence by directly from third party in written. ये 3 अल्फाज हैं, ये 3 अल्फाज जोड़े तो कंफर्मेशन बनती है। डायरेक्टली थर्ड पार्टी इन रिटर्न। डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब क्या है कि एविडेंस डायरेक्टली थर्ड पार्टी से ऑडिटर को पहुंचे। आई कैप ने प्रीवियसली 3-4 केस स्टडीज में एक कंसेप्ट टेस्ट किया है, क्या कि थर्ड पार्टी ने गलती से क्लाइंट को कंफर्मेशन लेटर का जवाब भी दे दिया और क्लाइंट ने ऑडिटर को दे दिया लेटर। क्या ये एविडेंस एक्सेप्टेबल है? नहीं है। एक जगह पे उसने कहा, क्लाइंट ने कहा सर टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, आप ऐसा कीजिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन खुद सेंड ना करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें दीजिए, हम सेंड करते हैं, 2 दिन में जवाब आपके पास होंगे। बताइए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? डेफिनेशन में लिखा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को डायरेक्टली होना चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं है। थर्ड पार्टी से मिलना चाहिए। थर्ड पार्टी क्लाइंट्स, मैनेजमेंट से नहीं। मैनेजमेंट से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं, थर्ड पार्टी से भी कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं। जो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं उसे कहते हैं कंफर्मेशन लेटर, और जो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाते हैं उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर। सुना कभी रिप्रेजेंटेशन लेटर? रिप्रेजेंटेशन लेटर और कंफर्मेशन लेटर दोनों में कॉमन क्या चीज़ है भला? दोनों में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हम कंफर्म करवा रहे होते हैं। फर्क क्या है? कंफर्मेशन लेटर थर्ड पार्टी से लिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट से लिया जाता है। ये फर्क है। तो इसका मतलब है कंफर्मेशन लेटर किससे लिया जाएगा? थर्ड पार्टी से। क्योंकि अगर मैनेजमेंट से लिया जाएगा वो कंफर्मेशन लेटर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर सुना हुआ? इसे बाज़ औक़ात मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी कहते हैं। तो एक ही बात होगी ना। अच्छा, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। डायरेक्टली होना चाहिए कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी से इन रिटर्न होना चाहिए, इन रिटर्न होना चाहिए। अगर ज़बानी कलामी को जवाब दे दे क्या कंफर्मेशन होगा? एक केस स्टडी में उसने पूछा, उसने कहा आपने क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा, 3 क्रेडिटर का जवाब आ गया, चौथे क्रेडिटर ने फोन पे बैलेंस कंफर्म कर दिया, बताइए क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? हमने क्या कहा? हमने कहा 3 के केस में तो मिल गया, ये चौथे के केस में नहीं मिला। फिर उसने कहा था अच्छा अब क्या करोगे? हमने कहा हम उसको दोबारा कॉन्टैक्ट करके रिक्वेस्ट करेंगे, क्या? रिटर्न फॉर्म में देंगे। और अगर रिक्वेस्ट मान ले तो अच्छी बात, और अगर रिक्वेस्ट ना माने वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर। शाबाश, बेहतरीन। कौन बोला अल्टरनेटिव प्रोसीजर? शाबाश। तो मुझे ये बताइए, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा, उन्होंने उसका जवाब नहीं भेजा, हम क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करो? कोई नहीं बोलेगा। गुड्स डिस्पैच नोट, शाबाश। और सेल इनवॉइसेस, सेल एग्रीमेंट। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। इसकी तलाशी लो, जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो। अब भाई केस स्टडी को गौर से पढ़ लिया करो। मैंने पूछा था क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा है, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर भेजा, तो गुड डिस्पैच नोट कहां से आ गया और सेल इनवॉइस कहां से आ गई? अच्छा वाला टॉपिक आता है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं ले पाते। अच्छा, कंप्लीट आगे जाती है, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ। ऐसे ना करे यार, इतना मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुझे ये बताइए तो क्या क्रेडिटर के केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगी? परचेज एग्रीमेंट, गुड सीड नोट, गुड सप्लायर इनवॉइस। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, किंग प्रोसीजर नहीं बताया। हमारे ऑडिट में कहा जाता है कैश इज किंग, यानी जिस ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव हो गया या पे वो जेन्युइन है। तो इसमें क्योंकि पेमेंट चेक करें ईयर एंड के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया कि नहीं।
क्या ईयर एंड के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट होना इस बात का सबूत है ईयर एंड पे पेबल था? क्या ईयर एंड के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए तो उस बात का सबूत है ईयर एंड पे पेबल था? क्या ईयर एंड के बाद डेटर से कैश रिसीव हो जाए इस बात का सबूत है कि ईयर एंड पे रिसीवेबल था? तो फिर इसका मतलब है हमें हर रिसीवेबल के केस में, हर रिसीवेबल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ये प्रोसीजर जरूर लिखना चाहिए। क्या? देखो ईयर एंड पे रिसीवेबल है, देखो ईयर एंड के बाद रिसीव हो गया कि नहीं। और हर पेबल के, दुनिया के हर पेबल में एक ये प्रोसीजर जरूर ऐड करना चाहिए। क्या? कि ईयर एंड पे पेबल है, देखो ईयर एंड के बाद पे हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो ये पेमेंट वाला भी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आ जाएगा, पेमेंट वाला है। बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अब समझ आ गया आपको तीनों पॉइंट्स। डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? अब गौर से सुनिएगा। रिटर्न का मतलब है ऑन पेपर, ये भी रिटर्न है। इलेक्ट्रॉनिक भी रिटर्न है। इलेक्ट्रॉनिक से क्या मुराद है? सॉफ्ट ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, मैसेंजर वगैरह वगैरह, ये या अदर मीडियम। अदर कहता है हो सकता है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, किसी और मीडियम के जरिए से भी कंफर्मेशन शेयर हो जाए। लेकिन अहम चीज, कंफर्मेशन पेपर में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। एक क्वेश्चन में उसने कहा, आप सीफे पब्लिक की केस स्टडी, उसने कहा आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, क्लाइंट ने उसका जवाब दिया लेकिन ईमेल के जरिए, बताइए एक्सेप्टेबल है? सॉरी, क्लाइंट ने नहीं, थर्ड पार्टी ने जवाब दिया इसका, लेकिन ईमेल के जरिए से, बताइए एक्सेप्टेबल है? यस, एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिप्लाई भी रिटर्न होता है। वॉइस नोट अगर भेज दे तो वो कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिटर्न होना जरूरी है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिकली जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना, उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी मशकूक होती है, उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी मशकूक होती है। मेरी वालदा सख्त बीमार हैं, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, अल्लाह का वास्ता 100 रुपये का लोड करवा दो, मैं अगले हफ्ते आपको वापस कर दूंगी है। मैसेज में यही लिखा होता है, नीचे लिखा होता है सबा, तो फौरन ही आप 100 का लोड, नेकी है ना, करवा देते हैं। ये भी नहीं पूछते किस अस्पताल में है, लोड करवाने से बेहतर है तीमारदारी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्या रिलाय, हाँ, वालदा की नहीं, वालदा की कह रहा हूँ। तो रिलायबिलिटी डाउट, या हॉटमेल पे आपको ईमेल आई कि आपका यूके में लॉटरी में आपके 50 मिलियन पाउंड निकले हैं, तो आप 5000 रुपया जमा करवा दें। नहीं, ARY जीतो में 2 तोले सोना, 5 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल का इनाम निकला है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ये सारी एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सेज की है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज की है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्सेज या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमारे ऑडिट में अलाउड हैं, इजाजत है, क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है ना, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को हम साइड पे तो नहीं कर सकते, इजाजत है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो रिस्क होते हैं वो भी हमें स्टैंडर्ड्स ने बताए हैं। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली जो रिस्पॉन्सेज आएंगे एक्सेप्टेबल जरूर है, लेकिन इनकी रिलायबिलिटी डाउटफुल हो सकती है, इसलिए आप कंफर्म कर लें कि ये जेन्युइन सोर्स से आए हैं कि नहीं है, ये जेन्युइन सोर्स से आए हैं कि नहीं आए। ठीक है, आपको अगर कोई ईमेल आए, आपको अगर मैसेज आए, कैसे पता चलता है ये जेन्युइन सोर्स से आया है? ICAP की तरफ से ईमेल है, कैसे पता चलेगा? ईमेल के साथ लिखा होगा @ICAP, डोमेन होती है ना, @ICAP.org.pk, इससे हमें इसकी रिलायबिलिटी कंफर्म, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज रिलायबिलिटी कंफर्म हो गई। लेकिन अगर आए ICAP@hotmail.com तो फिर रिलायबिलिटी डाउटफुल होगी, ये ज़हन में रखिएगा। अक्सर जो ईमेल्स जो फ्रॉडुलेंट ईमेल होते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो इसी तरह @hotmail.com, gmail.com ऐसी डोमेन पर रजिस्टर्ड होते हैं।
और सबसे जब भी किसी ईमेल पे रिस्पॉन्ड करने लगे सोर्स जरूर कंफर्म कर लेना। सोर्स कहाँ से कंफर्म होगा? उसके एड्रेस की डोमेन से। बहरहाल तो ये हमारा कंफर्मेशन की डेफिनेशन थी, क्लियर हो गई। इसके ऊपर हमने कहा कि कंफर्मेशन को डायरेक्टली होना चाहिए, थर्ड पार्टी से होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कि रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिकली भी शामिल है, लेकिन इसकी चूंकि रिलायबिलिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं तो हमने इसको एक्सेप्ट करने से पहले इसकी रिलायबिलिटी कंफर्म कर लेनी। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स बताइए वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। इसका वन वर्ड आंसर ये है, इसका पहले वन वर्ड आंसर रूल सुन लें। अगर कोई भी थर्ड पार्टी है जिसके पास क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, आप उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं सेंड। कोई भी थर्ड पार्टी जिसके पास क्लाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे कैफ के सिलेबस की हद तक 4 बड़ी एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी? डेटर, क्रेडिटर, बैंक्स और लॉयर्स। और बताइए दोनों में फर्क क्या है? चैप्टर 3 में बताया था फर्क बैंक्स का। जी भाई, ये हाइब्रिड क्लास में जो फीमेल स्टूडेंट्स फीमेल साइड पे सेकंड बेंच पे, किसी भी स्टूडेंट को माइक दीजिए। शाबाश शाबाश जी। आप बताइए, हमने स्टडी किया था चैप्टर 3 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर। मैंने आपको बताया था डेटर्स और क्रेडिटर्स में। और किसी की मिन्नतें कर लें, कोई तो माइक पकड़ दें, आपकी मेहरबानी, मेरा कोई हिम्मत कर लें। हाँ जी। तो हमने क्या सीखा था? डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, और बैंक्स को और लॉयर्स को भी। दोनों में फर्क क्या है? शाबाश, फर्क बताइए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत। शाबाश जी जी। मैंने पहली दफा किसी फीमेल की ऐसी आवाज सुनी है। अच्छा, उसकी दाढ़ी भी है। क्या है यार भाई, जिससे पूछूं उनकी भी पार्टिसिपेशन, उन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने भी ऑडिटर बनना है ना। हाँ जी जी, बताइए शाबाश शाबाश। डेटर और क्रेडिटर के केस में अगर जवाब ना आए, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बैंक्स और लॉयर के केस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं, बल्कि हमें एविडेंस ही चाहिए। शाबाश। एक और भी फर्क था, हाँ, डेटर्स और क्रेडिटर के केस में हम सैम्पलिंग करते हैं, जबकि बैंक्स और लॉयर्स के केस में हम 100% पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। शाबाश, बेहतरीन, शाबाश शाबाश। अच्छा चलिए, ये फर्क ध्यान में रखिएगा, डेटर और क्रेडिटर, बैंक्स और लॉयर्स को। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, मैं भी कभी काम आ जाए। बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट की इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास होती है, तो हमारे पास ऑप्शन होती है। पहली ऑप्शन, चाहे तो जिस तरह क्लाइंट के प्रेमिसेस पे जाके स्टॉक काउंट किया था ना, उसी तरह थर्ड पार्टी जहां पे क्लाइंट का स्टॉक पड़ा हुआ है वहां पे जाके चेकिंग कर लो, ऐसे भी कर सकते। दूसरी ऑप्शन क्या होती है? उस थर्ड पार्टी को जिसके पास क्लाइंट का स्टॉक पड़ा हुआ है, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दें। तो इफ स्टॉक इज हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, उस सूरत में भी कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोबेबली कैफ लेवल पे नहीं पूछेगा, एहतियातन आपको बता दिया, क्योंकि वो हर अटेम्प्ट में ना थोड़ा सा अपना लेवल आई कैप बढ़ा रहा है। आगे चलते हैं। क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन को एज एविडेंस यूज किया जा सकता है? यस। तो बताइए, एक्सटर्नल सुन ले, पहला चीज, इसको हम एज एविडेंस जब यूज करेंगे कंफर्मेशन, हमने दो चीजें देखनी है। इसकी रिलायबिलिटी क्या है, इससे असर्शंस कौन कौन सी वेरीफाई हो रही हैं। असर्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की असर्शंस, कुछ असर्शन अकाउंट बैलेंस की असर्शंस, कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शंस, कुछ कॉमन असर्शंस, कुछ डिफरेंट असर्शंस। मेरा भाई बताएगा, जो ना असाइनमेंट करके आता है ना कोई क्वेश्चन पूछता है। मेरा भाई मुझे बताइए, वो कौन कौन सी असर्शंस हैं जो क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस और अकाउंट बैलेंस में कॉमन है? कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ।
कट ऑफ सिर्फ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन है, काउंट बैलेंस की नहीं है। एक्यूरेसी बताइए, एक्यूरेसी कॉमन है कि नहीं? हाँ, एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक्यूरेसी है, काउंट बैलेंस में एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलओ। तो रिलायबिलिटी के ऊपर कमेंट कीजिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिलायबिलिटी पे कमेंट कीजिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ मोस्ट रिलायबल एविडेंस। क्यों? क्योंकि ये रिलायबिलिटी के 5 में से 4 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करता है। क्या पढ़ा था रिलायबिलिटी में? एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल देन ओरल, डॉक्यूमेंट्री है, डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है, और ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोग्राफ। तो ओरिजिनल है, यस है। सिर्फ कंट्रोल वाला कंसेप्ट यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरनल नहीं है, कंट्रोल इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो एग्री करते हैं कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस। इसीलिए हालांकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड, लेकिन दुनिया का हर ऑडिटर की कोशिश होती है कि इसको जरूर 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 परफॉर्म करे। क्यों परफॉर्म करे भला? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है, मोस्ट रिलायबल। वैसे भी हम जनरली एक्सटर्नल एविडेंस को ज्यादा पसंद करते हैं इंटरनल की निस्बत, क्योंकि इंटरनल में रिस्क होता है मैनेजमेंट ने कोई गड़बड़ है फिर ना कर दी हो। एक्सटर्नल में नॉर्मली हमें नीट एंड क्लीन एविडेंस मिला करता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन से असर्शन कौन कौन सी सेटिस्फाई होती हैं, वेरीफाई होती हैं? अच्छा, पहली चीज अगर आप नोट करें ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये सारी एग्जांपल्स तकरीबन ये अकाउंट बैलेंस की हैं। इसीलिए इसमें जो आपको असर्शंस नजर आएंगी वो कौन सी नजर आएंगी? अकाउंट बैलेंस की। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने भेजा, जवाब आया, कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है? भाई जवाब आया, पार्टी एग्जिस्ट करती थी तो उसने जवाब भेजा है ना, एग्जिस्टेंस। राइट साइड लिख के कह रहा है कि मैंने 50 लाख रुपए देने हैं आपके, तो इससे ज्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? जो पार्टी खुद मान रही है कि हमने पैसे अदा करने हैं, तो आपका राइट्स या लायबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही। एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती है कंफर्मेशन से, राइट्स एंड एप्लीकेशन, एक्यूरेसी एंड कट ऑफ, कि बैलेंस ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने इधर डेटर्स के अकाउंट में कोई और अमाउंट डाल दी, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, तो कंफर्मेशन से पता चल जाएगा कि ये गलत अमाउंट आपने रिकॉर्ड की है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड की है, कंफर्मिंग पार्टी ने ठीक की होगी, वो बता देगा। अगर आपने इस साल की ट्रांजैक्शन अगले साल या अगले साल की ट्रांजैक्शन इस साल रिकॉर्ड की है, क्या कंफर्मेशन से पता चल जाएगा? कैसे पता चलेगा? वो आपने गलत रिकॉर्ड की है, कंफर्मिंग पार्टी ने तो ठीक रिकॉर्ड की होगी ना, वो बता देगा सर जी ये फर्क है, आपने 3 तारीख की सेल को भी इधर ही रिकॉर्ड कर दिया 31 दिसंबर को। ठीक है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने तो कहा था कंफर्मेशन में ज्यादातर अकाउंट बैलेंस एरिया, तो इसमें एग्जिस्टेंस की एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती समझ आता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की एग्जिस्टेंस वेरीफाई होती समझ आता है, एक्यूरेसी एंड कट ऑफ की एग्जिस्टेंस कहां से आ गई? एक्यूरेसी एंड कट ऑफ, क्योंकि इसमें अमाउंट जो सी होती है ना वो सेम कंफर्म हो जाती है, और कट ऑफ इस वजह से कि सेम पीरियड की अमाउंट सेम कंफर्म, डबल एंट्री की वजह से। डेटर्स हैं, सेल्स के साथ इनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से समटाइम हम डेटर्स में कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन सेल्स भी वेरीफाई हो रही होती है, या सेल्स में कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं डेटर्स भी वेरीफाई हो रहे होते हैं। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से असर्शंस हैं। क्राइटेरिया को वेरीफाई करते हुए समटाइम आप परचेज इनवॉइसेस को भी देख रहे होते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दी अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में, और इसी तरह परचेजेस को वेरीफाई करते हुए हो सकता है कुछ क्राइटेरिया की आइटम्स भी वेरीफाई हो जाए। तो चूंकि डेटर्स और क्राइटेरिया का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है परचेजेस और सेल्स के साथ, इसीलिए यहाँ पे कुछ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन की असर्शन भी वेरीफाई हो रही है। कौन कौन सी? एक्यूरेसी एंड कट ऑफ। और अब सबसे अहम क्वेश्चन जो आई कैप ने 2-3 दफा रिसेंटली पिछली 5-6 केस स्टडीज में पूछा है,
क्या कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई होती है? क्या कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई हो? कंप्लीटनेस की असर्शन क्या कहती है भला? कि देखिए आपके डेटास कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गए हैं कि नहीं, आपके कैरेक्टर्स कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गए हैं कि नहीं। क्या कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई होती है? नहीं हो। क्यों नहीं होती भला? क्योंकि कंफर्मेशन के लिए जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड अमाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो अगर कोई डाटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो आपको रिकॉर्डेड अमाउंट से थोड़ा ही मिलेगा। तो जब भाई देखें कंफर्मेशन कैसे करते हैं भला, हम क्लाइंट से कहते हैं आपके जितने भी डाटा है उनकी लिस्ट लेके आओ, उस लिस्ट में से हम कुछ पार्टीज को सेलेक्ट करते हैं कंफर्मेशन सेंड करने के लिए। तो उस लिस्ट में कौन सी अमाउंट होगी? जो रिकॉर्ड हो गई है कि जो रिकॉर्ड नहीं हुई वो भी होंगी? रिकॉर्ड हो गई है। तो इसका मतलब है ये एग्जिस्टेंस के लिए तो रेलिवेंट है कंफर्मेशन, कंप्लीटनेस के लिए नहीं है। कंप्लीटनेस के लिए हमें पीछे कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। कंप्लीटनेस के लिए हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ गुड डिस्पैच नोट एंड चेक एंट्री इनटू टी काउंट। कंप्लीटनेस के लिए ये करना पड़ेगा। भाई बात समझ आ रही है? क्योंकि कंफर्मेशन के जो पार्टी सिलेक्ट करेंगे वो बैलेंस शीट में से ही करेंगे। वो बैलेंस शीट में लिस्ट ऑफ डेटर्स लेके क्राइटेरिया लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया से, और वो ऑलरेडी वो आइटम्स है जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत अहम कंसेप्ट है कि कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती। कुछ समझ आया? एलोकेशन नहीं, एलोकेशन और कट ऑफ एक चीज नहीं है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन ये अलग असर्शन है, कट ऑफ एक अलग असर्शन है। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, हाँ ठीक, कट ऑफ भी लिख ले साथ, कट ऑफ भी लिख ले साथ, लेकिन कट ऑफ अलग है और एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन अलग है, अलग है। आगे समझ आपको जो मैंने समझाया? आगे समझ नहीं आई ना, इसीलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, वरना ये यहाँ पे मौजूद ना होते। अच्छा, जब आपके पास एक सीनियर मौजूद है और जूनियर से तो ना पूछे, ऐसे हैं हाँ। दो अच्छा चलें, कोई बात नहीं। तो हम किस 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 जगह पे थे? कट ऑफ पे, कंप्लीटनेस पे थे। कंफर्मेशन की प्रोसीजर कंप्लीटनेस को वेरीफाई नहीं करता। भाई मुतमिन है क्यों नहीं करता? तो फिर कंप्लीटनेस को भी तो करना है, फिर कंप्लीटनेस के लिए कोई और प्रोसीजर होगा। कंफर्मेशन नहीं है, कंप्लीटनेस के लिए कोई और प्रोसीजर होगा। अच्छा आगे चलते हैं। मुझे बताइए क्या कंफर्मेशन लेटर हर ऑडिट में यूज करना स्टैंडर्ड ने रिक्वायर करार दिया है? देखिए कुछ कुछ प्रोसीजर है स्टैंडर्ड ने कहा है रिक्वायर्ड है। जैसे एक जगह पे कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है। एक और जगह पे जाके कहता है कि अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना और वो मटेरियल बैलेंस है तो आपके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना रिक्वायर्ड है, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करना रिक्वायर्ड है। लेकिन कंफर्मेशन के बारे में कहता है रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हालांकि कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, स्टिल दुनिया के ज्यादातर ऑडिटर पसंद करते हैं कि इसको जरूर परफॉर्म करना है हमने। क्यों भला? क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एविडेंस है। तो अब कंसेप्ट हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन को कभी ओमिट कर सकता है, या ये कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कंफर्मेशन को यूज करना चाहिए, इसे ओमिट कर देना चाहिए, whether to use confirmation or not to use। ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है? ऑडिटर कुछ फैक्टर को सामने रख के डिसाइड करता है। जैसे ऑडिटर कहेगा अगर रिस्क लो है, रिस्क लो है तो प्रोसीजर लो, कंफर्मेशन हो सकता है ना परफॉर्म करे। अगर बैलेंस इमटेरियल है
हो सकता है कंफर्मेशन ना परफॉर्म करे। भाई इमटेरियल पे प्रोसीजर कम होते हैं ना, रिस्क लो हो फिर भी कम होते हैं। कहां ये पढ़ा था कंसेप्ट? सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस में क्या क्या रिस्क कम हो, मटीरियलिटी ऑफ आइटम कम हो तो प्रोसीजर भी कम होते हैं, तो इनमें कंफर्मेशन फिर हो सकता है परफॉर्म ना करे। या जब अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो भी कंफर्मेशन परफॉर्म ना करें। हमने डायरेक्टर को कहा बताइए क्या आपने 10 मिलियन रुपीस 31 दिसंबर 2021 को क्लाइंट का अदा करना है। कंफर्मिंग पार्टी को लेटर भेजा डायरेक्टर को, डायरेक्टर ने इसका जवाब नहीं भेजा और 10 मिलियन का चेक भेज दिया। बताइए ये रेंट के बाद कैश रिसीव होना, क्या इस बात का एविडेंस है कि ये रेंट में रिसीवेबल था? बिल्कुल था। तो अब आपको एविडेंस मिल गया कि नहीं? लेकिन कंफर्मेशन से नहीं मिला, अल्टरनेटिव सोर्सेज से। तो क्या अब आप ये कहेंगे नहीं नहीं मैंने कंफर्मेशन के जवाब चाहिए? वो कहेगा भाई उससे ज्यादा अच्छा जवाब दे दिया तुम्हें, कंफर्मेशन की क्या जरूरत है? हाँ अच्छा, चेक आपको क्यों भेजा ये भी एक इशू है, आपको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आप बेफिक्र नहीं, परेशान ना हो, चेक आपको तो भेजा लेकिन आपके नाम का नहीं होगा, होगा क्लाइंट के नाम का ही, आप उसको कैश नहीं करवा सकेंगे। ठीक है, बाजू का क्लाइंट जो प्रैक्टिस में ना कंफर्मिंग पार्टी बड़ी बड़ी बोंगियां मार, जो चीज हमें भेजनी होती है वो मैनेजमेंट को भेज देते हैं, और जो मैनेजमेंट को भेजनी होती है बाजू का ऑडिटर को भेज देते हैं। वो समझ रहे होते हैं दोनों एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। हाँ शऊर नहीं, एक्सपेक्टेशन गैप ना, एक्सपेक्टेशन गैप। एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अल्टरनेट, तो क्या इस सूरत में कंफर्मेशन को यूज करने की जरूरत है? फिर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, इससे कंसेप्ट निकलता। ये जो लाइन है ना, दो लफ्ज है, इससे एक पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव निकलता है आगे चल के जो हमने पढ़ना है कि अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे ऑडिटर को, क्या रिक्वेस्ट करे? इस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर ना भेज, अब बाकी की 50 पार्टीज है ना उनको लेटर भेज दें, इस एक को कंफर्मेशन लेटर ना भेजें। हम अब देखें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, हम कहते हैं बाकी की 50 करो साइड पे, ले बताओ इसको क्यों ना भेजें? स्केप्टिसिज्म इसी चीज का नाम है ना, इसको क्यों ना भेजें? इस पे दो रास्ते निकलेंगे, या तो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल होगी, यानी मैनेजमेंट के पास कोई ना कोई वैलिड रीजन होगी, वैलिड, या मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल होगी। अगर तो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल है ना, तो फिर ये केस है कि आप क्या करें, आप फिर कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें, तो क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन कर लें। लेकिन अगर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल नहीं है, बगैर किसी वैलिड रीजन के मैनेजमेंट हमें रोक रही है, तो हम फिर सोचेंगे क्या लगता है फेक डेटर है, इसीलिए मैनेजमेंट चाह रही है कि हम कंफर्मेशन लेटर ना भेजें, हमारा रिस्क बढ़ जाएगा। हम कहेंगे हमने तो कंफर्मेशन भेजना ही भेजनी है, मैनेजमेंट कहेगी नहीं भेजनी, हम कहेंगे भेजनी है, मैनेजमेंट कहेगा, सीएफओ कहेगा मैं साइन ही नहीं करूंगा ऑथराइजेशन के, तो फिर हम क्या करेंगे? गलत, हम मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं देंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देंगे, गलत। हाँ जी, अगर इफ ये दिस इज स्कोप लिमिटेशन, if effect is material, auditor shall express qualified opinion, if effect is pervasive, auditor shall express disclaimer opinion। भाई क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मॉडिफाइड का लफ्ज इस्तेमाल करना हमारे लिए नाजायज है, बताया था कोई बात नहीं, भूल के याद आ गया भाई को। भाई ये सिचुएशन समझ आ गई। इन नॉर्मली ऑडिटर पसंद करते हैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, लेकिन इन सिचुएशन में हो सकता है कि वो कंफर्मेशन लेटर को यूज ना करें। 4, मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल कैसे हो सकती है? मैनेजमेंट कहे सर ये डेटर जो है ना, हमने इसको भेजा था सामान, वो सामान रास्ते में गया टूट, हमारा मौकफ ये है कि हमने सही सामान भेजा था, उनके एम्प्लॉयज ने तोड़ा अनलोडिंग करते हुए, उनका मौकफ ये है कि हमारे एम्प्लॉयज ने सामान ही टूटा हुआ भेजा है, हमारी चल रही है जंग।
तो जब कभी हम उसको कहते हैं ना पैसे दें, वो पैसे तो नहीं देते, गंदी गंदी गालियां दे देते। तो आपकी मेहरबानी है, हाँ, आपकी हमारी इज्जत और आपकी अपनी इज्जत भी आपके हाथ में है। इसको कंफर्मेशन लेटर ना भेज। अव्वल तो जवाब देगा ही नहीं, और अगर देगा भी तो कोई मुनासिब जवाब नहीं। अब खुद बताइए वैलिड रीजन है कि नहीं? ये है कि जब डिस्प्यूट राइज हो रहा हो, जब डेटर के साथ पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो, तो उस सूरत में मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट रीजनेबल होती है कि भाई बिला वजह जल्दी पे तेल छिड़कने का काम करेगी कंफर्मेशन, क्योंकि थर्ड पार्टी ये समझती है कि शायद हम बहाने से उसे ट्रैप कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि ऑडिट प्रोसीजर है ये, वो ये समझते हैं कि क्लाइंट बहाने से ट्रैप करवा के उन्हें रिटर्न में कंफर्म करवाना चाह रहा है कि वो देनदार है, तो वो नहीं कंफर्म करता। कंफर्म, हाँ, हम उसको फिर इवैल्यूएट, ये आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि हम मैनेजमेंट की जो रिक्वेस्ट होती है उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। हम उसे कहते हैं डिस्प्यूट है ना, तो दिखाओ डिस्प्यूट के डॉक्यूमेंट्स भी तो कोई होंगे, वो दिखाओ। आपने पास में कुछ ऐसे जो जवाब आए हैं ना आपको, वो हमें दिखाओ, वहां से पता चल जाएगा। भाई ये क्लियर हो गया, ये आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा? अभी तक के लेक्चर में हमने सीखा एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज एज एविडेंस, जिसमें खास तौर पे सीखा कि कंप्लीटनेस वेरीफाई नहीं होती एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। फिर हमने कुछ केसेस ऐसे देखे जिनमें हो सकता है ऑडिटर कंफर्मेशन यूज ना करे, हालांकि ऑडिटर का फेवरेट प्रोसीजर होता है मोस्ट, लेकिन हो सकता है कि इन 4-5 सिचुएशन में ऑडिटर कंफर्मेशन यूज। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्या कि अगर ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करता है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर परफॉर्म, क्या स्टेप्स लेगा, कैसे सेंड करेगा। आप ऑडिटर हैं कंपनी के, आपके जिम्मे एरिया है डेटर्स का, आपने आज के दिन फैसला किया कि आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है डेटर्स को, तो अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 बाय 1 क्या काम करने हैं, जरा गौर से सुन लें, समझ, क्योंकि आपको पता है दुनिया का तकरीबन हर राइटर की कोशिश होती है कंफर्मेशन यूज करें। तो आप भी जब प्रैक्टिस में जाएंगे ना, अगर इन एरियाज में से कोई एरिया आपके पास आ गया तो तकरीबन कंफर्म है कि आपने भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। तो अब ये सीख लीजिए कि आप सेंड करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपने टाइमिंग डिसाइड करनी है। क्या टाइमिंग? कि सुबह कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे शाम को। याद रखें ऑडिट में जब हम लफ्ज़ टाइमिंग बोलते हैं ना, ये टाइम, तो इससे मुराद ये नहीं होता सुबह के शाम, इससे मुराद होता है ईयर एंड से पहले के ईयर एंड के बाद। कंफर्मेशन नॉर्मली ईयर एंड पे परफॉर्म होता है, ईयर एंड पे या उसके बाद परफॉर्म होता है, ईयर एंड से पहले परफॉर्म नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ईयर एंड से पहले भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर बड़ी स्ट्रिक्ट डेडलाइन, क्लाइंट ने हमें कहा हो कि सर ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 2021 है, हमें 10 फरवरी 2022 को हर सूरत में ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली याद रखिएगा कंफर्मेशन सेंड करने में, इसका जवाब आने में, फॉलोअप करने में, सारी चीज़ में 1.5-2 महीने कहीं नहीं गए। लेकिन जब हमारे पास कम टाइम है, हमने बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 हफ्ते के, साल ख़त्म होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी होती है। मुझे बताइए अगर क्लाइंट के साथ आपकी फर्ज कीजिए कमिटमेंट ये हो गई कि आपने 15 जनवरी को ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देनी है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, 15 जनवरी को ऑडिट रिपोर्ट साइन करके देनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 15 दिन के अंदर सारा ऑडिट कंप्लीट कर लें? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। अगर तो हमारे पास खुला टाइम होना, अक्सर खुला टाइम ही होता है, यानी ईयर एंड के बाद तकरीबन 3.5-4 महीने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमें टाइम कम हो तो याद रखिए उस सूरत में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले और कुछ प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं। तो जो प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरम ऑडिट, और जो प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं फाइनल ऑडिट। अच्छा, ये तरीका वारदात ज़रा गौर से सुनिएगा। मकसद क्या है हमारा
कि 31 दिसंबर 2021 ईयर एंड है, 15 जनवरी 2022 को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है। अब चैलेंज क्या है, 15 दिन के अंदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे लें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ये चैलेंज है ना। इसका इलाज हमारे सीनियर ने निकाला हुआ है। आप बता सकते हैं क्या निकाला वाला, गैस कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं? नहीं, एनालिटिकल प्रोसीजर वो ये बड़े बड़े नहीं, काम भी पूरा करना है, बड़े बड़े सिर्फ चेक करेंगे तो सफिशिएंट नहीं होगा। वो कहता है सुन लीजिए, आप ऐसा कीजिए 31 अक्टूबर गुजर जाए ना, 1 नवंबर को क्लाइंट की प्रेमिसेस पे चले जाएं, यानी ये एंड 31 दिसंबर है, में रखिएगा। 31 अक्टूबर के बाद ये एंड पे क्लाइंट की प्रेमिस, और 1 नवंबर, अगर जो नवंबर दिसंबर के 2 महीने हैं ना, इनमें पिछले 10 महीनों की चेकिंग कर लें। नवंबर और दिसंबर में पिछले 10 महीनों की चेकिंग कर वेरिफिकेशन कर लें, और फिर अगले 15 दिन में नवंबर और दिसंबर की, हो गया कि नहीं काम। यानी हमारा ऑडिट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जब हमने जल्दी ऑडिट करना हो ना तो हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करते हैं और कुछ प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं। हमारा ऑडिट 2 हिस्सों में डिवाइड, जो प्रोसीजर ईयर एंड से पहले परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं इंटरम ऑडिट, और जो प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म करते हैं कहते हैं फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट है कि नहीं अच्छा तरीका, अच्छा तरीका। हाँ, तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन नॉर्मली ईयर एंड पे परफॉर्म करते हैं, नॉर्मली ये, लेकिन कभी कभार इंटरम डेट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म करवा सकते हैं। अब इसमें मेन कंसेप्ट आ गया, वो कंसेप्ट जो आपको समझ आना थोड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन मेरा ये है, हमने जिस रिपोर्ट पे साइन करने हैं, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम जिम्मेदार हैं, वो 31 अक्टूबर वाली है कि 31 दिसंबर वाली? अच्छा मुझे बताइए, अगर हम 31 अक्टूबर पे टाइम कम होने की वजह से इंटरम ऑडिट करते हैं और डेटर्स वेरीफाई कर लेते हैं, क्या हमें नवंबर और दिसंबर में कुछ काम डेटर्स के ऊपर ही कुछ काम करना चाहिए कि नहीं? क्यों करना चाहिए भला? क्योंकि हो सकता है 31 अक्टूबर और 31 दिसंबर के दरमियान में कोई ट्रांजैक्शंस हो जिसकी वजह से बैलेंस डिफरेंट हो जाए। तो हमें फर्दर एग्री करते हैं, अगर इंटरम ऑडिट परफॉर्म करें ना तो आपको फाइनल ऑडिट में कुछ फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। या यूं कह ले, अगर 31 अक्टूबर पे आपने वेरिफिकेशन की है ना तो आपको नवंबर और दिसंबर की दरमियानी इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन को भी चेक करना चाहिए कि वो गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 31 दिसंबर की फिगर पे रिपोर्ट है। तो यही पहला क्वेश्चन, डिसाइड करो टाइमिंग ऑफ कंफर्मेशन क्या क्या इंटरम पे के फाइनल। और अगर आप इंटरम स्टेज पे कंफर्मेशन को यूज करते हैं तो सोच के बताइए, क्या फाइनल स्टेज पे फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए? वो फर्दर प्रोसीजर क्या होंगे सुनिएगा। पहला, कंपेयर 31 अक्टूबर का बैलेंस 31 दिसंबर के बैलेंस के साथ कंपेयर करो। यानी हम क्या करते हैं, जितने भी डेटर्स होते हैं ना, डेटर्स उसकी लिस्ट बना लेते हैं। 31 अक्टूबर पे तो सारा कंफर्म किया हुआ है, 31 दिसंबर का बैलेंस की भी लिस्ट बना लेते हैं। मिस्टर ए का 31 अक्टूबर का बैलेंस क्या था, दिसंबर का था क्या था, बी का 31 अक्टूबर का क्या था, 31 दिसंबर का क्या था, इस तरह सी डी ई एफ। फिर कंपेयर करते हैं, जिनमें तो सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, यानी तकरीबन उतना ही बैलेंस 31 अक्टूबर का, उतना ही बैलेंस 31 दिसंबर का। सिग्निफिकेंट चेंजेस जिनमें नॉर्मली नहीं, उनमें क्या करते हैं, ओके। और जिनमें सिग्निफिकेंट चेंज हो उनमें वेरीफाई करते हैं, यानी उसमें फिर नवंबर और दिसंबर के ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी परफॉर्म करेंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचें ना तो असल में आप ये जो दरमियान वाली स्टेज है ना, इस पे ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, कंपेयर करना, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, ये सब्सटेंटिव, यानी आप वो सारे प्रोसीजर जो नॉर्मली परफॉर्म करते हैं इन 2 महीनों में भी परफॉर्म करेंगे। और अगर जरूरत पड़े, अगर आपको लगे थे कि अभी भी तसल्ली नहीं हुई, तो 31 दिसंबर पे दोबारा कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं।
हालांकि ये बहुत कम होगा, क्योंकि इसी को तो अवॉइड करने के लिए हमने 31 अक्टूबर पे कंफर्मेशन सेंड की थी। लेकिन अगर फिर भी अगर एविडेंस नहीं मिल रहा तो दोबारा भी कंफर्मेशन सेंड कर सकते हैं। लेकिन पहले 31 अक्टूबर पे सेंड की थी, अब कौन सा बैलेंस कंफर्म करवाएंगे? 31 दिसंबर वाला। ट्रांजैक्शन स्टॉप करवानी पड़ती? नहीं, हमने तो ये कभी नहीं पढ़ा कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करना हो तो ट्रांजैक्शन स्टॉप करवानी पड़ती है। वो तो इन्वेंट्री अकाउंट में पड़ा था, और वो भी 1-2 दिन के लिए थी, 2 महीने के लिए थोड़ी थी। तो याद रखें, नवंबर दिसंबर के महीने में क्लाइंट की ट्रांजैक्शन चल रही होंगी। पहला डिसीजन अगर कंफर्मेशन यूज करते हैं, पहला डिसीजन क्या किया आपने? टाइमिंग ऑफ द, टाइमिंग से क्या मुराद है? इंटरिम डेट पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है के फाइनल डेट पे। दूसरा डिसीजन क्या करना है? दूसरा डिसीजन करना है डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। डिसाइड अच्छा मुझे बताइए, ऑडिटर 100% सिलेक्शन करता है कि सैंपल बेस? सैंपल। अच्छा बताइए, सैंपल ऑडिटर का कुछ भी हो सकता है, अकड़ बकड़ बम्बे बो करके हो सकता है कि उसने बड़े शातिर तरीके से, बड़ी स्ट्रेटजीज लगा के, बड़ी टेक्निक लगा के सैंपल सेलेक्ट किया होगा ताकि उसके सामने ऐसा सैंपल आए जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन हो। तो इसका मतलब है सैम्पलिंग हमने सीखना है, पढ़ना है। सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसको सीखने की जरूरत है। ये एक जादू है सैम्पलिंग, जिसमें आप 100% से कम आइटम्स को चेक करके 100% के बारे में ओपिनियन देते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, कि वो ठीक है कि नहीं। ये होती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? 100% से कम प्रोसीजर परफॉर्म करना, लेकिन 100% के बारे में ओपिनियन देना कि वो ठीक है कि नहीं। तो सैम्पलिंग ध्यान से करनी चाहिए ना। तो मुझे बताइए, डेटास को सेलेक्ट करने के लिए आप जब सैंपल उठाएंगे, कंफर्मेशन लेटर सेंड करने के लिए सारे डेटा को लेटर सेंड करेंगे, उठाएंगे सैंपल, तो ध्यान से कुछ चीजों का ख्याल रखते हुए सैंपल उठाएंगे कि एकड़ बकड़ बम्बे वो ध्यान से। तो आपने ध्यान रखना है। अब आईकैप की केस स्टडी का पॉइंट आ गया। जब कभी आपके सामने डिफरेंट डेटास आ जाएं, लिस्ट दे दे, डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्लासेस आ जाए डेटर्स की, और आपसे कहे चुनो कौन कौन सा डेटर चुनते हो कंफर्मेशन के लिए, तो कुछ डेटर को चुनने से आप पास हो जाएंगे और कुछ डेटर को चुनने से आपके हाथ जल जाएंगे। अब सुन लीजिए, आपके सामने बहुत से डेटर्स हैं, आपने पास होने के लिए कौन कौन से डेटर्स को चुनना है। पहला असूल, पहला स्टेप, जितनी भी मेजर पार्टीज हैं उनको चुन ले, उनको चुन ले। अच्छा, अब मेजर पार्टीज कौन सी है ये मैं आपको ये यूं नहीं कह सकता कि 10 लाख से ऊपर वाली सारी पार्टीज। देखिए वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर लाखों वाला क्लाइंट है तो हजारों वाली मेजर पार्टी हो सकती है, और अगर करोड़ों वाला क्लाइंट है तो लाखों वाली मेजर पार्टी होगी, और अगर अरबों वाला क्लाइंट है तो मैं अमाउंट कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं, आपके सामने जो बहुत से डेटर्स हैं ना, तो आप उनमें से देख लें कि कौन से डेटर कंपैरेटिवली बड़ी बड़ी अमाउंट्स के हैं। जो टॉप 10 टॉप 20 हो उनको सेलेक्ट कर लो, उनको सेलेक्ट कर लो, मेजर डेटर्स को सेलेक्ट कर लो। भी समझ आया? क्लियर? मेजर डेटर को सेलेक्ट करने से क्या फायदा होता है भला? कि कम ट्रांजैक्शन चेक करने से ज्यादा परसेंटेज वेरीफाई हो जाती है। जी जी, बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट उठाया उन्होंने। उन्होंने कहा सर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन भी तो इकट्ठे होके मटेरियल हो सकती हैं, इंडिविजुअली इमटेरियल भी तो एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते हैं। अब बड़ों बड़ों को तो देखिए, अभी तो मैंने पहला सूल बताया आपको। मैंने ये कहा है कि बड़ी बड़ी आइटम्स को उठाना है, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ बड़ी बड़ी आइटम्स को उठाना है। अगर मैं कहूँ ना सिर्फ बड़ी बड़ी आइटम्स को उठाना है, फिर आपका एतराज जेन्युइन है कि सर छोटी छोटी भी तो इकट्ठी होकर बड़ी अमाउंट बन सकती है। इसको हम ऑडिट में कहते हैं इंडिविजुअली इमटेरियल कैन बिकम मटेरियल व्हेन एग्रीगेटेड।
बिल्कुल सही कंसेप्ट, लेकिन याद रखें पिक्चर अभी बाकी है, ट्विस्ट अभी है। पहले क्या कहा आपको कि मेजर पार्टीज को उठाओ, फिर दूसरे नंबर पे ऐसे पार्टीज को उठाओ जिनमें रिस्क ज्यादा है, जिनमें रिस्क ज्यादा है, जिनमें रिस्क ज्यादा है। उठा लेंगे, अफ्तारी में समोसे उठा लेंगे। जिनमें रिस्क ज्यादा है ऐसी पार्टीज को देखिए। बाज़ का पता है क्या होता है, एक होती है बुकिश लैंग्वेज, एक होती है प्रैक्टिस की लैंग्वेज। हम चूंकि वो प्रैक्टिस में गुजरे तो हमें प्रैक्टिस के अल्फाज जो है ना वो मुंह पे चढ़े होते हैं मुंह पे, तो इसलिए हम वो बाज़ बोल देते हैं। तो प्रैक्टिस में ऐसे भाई ये वाली पार्टी उठा लो इसको, तो इससे मुराद ये होता है कि इस पार्टी को वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो हमने क्या ऐसी पहले उठाया बड़ी पार्टीज को, फिर उठाया ऐसी पार्टीज को, ऐसे डेटर्स को जिनमें रिस्क ज्यादा है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, केस स्टडी को सामने रखे, आपने मुझे बताना है इस पार्टी में रिस्क है कि नहीं। पार्टी पिछले साल का बैलेंस था 2000, इस साल का बैलेंस है 25,000, रिस्क है। पिछले साल का बैलेंस था 25,000, इस साल का बैलेंस है 2000। भाई ये तो छोटा बैलेंस है पिछले, हाँ इसमें लगता है कोई ट्रांजैक्शन। अच्छा पिछले साल 2, इस साल 25 ज्यादा फिर भी उठाया, पिछले साल 25 इस साल 2 कम हुआ फिर भी उठाया, पिछले साल 25 इस साल भी 25 ही है तब क्यों उठाएंगे? कि अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन होती ना हमें पता चलता कि नॉर्मल ही कैपेसिटी पे है, नॉर्मल कैपेसिटी पे है। लेकिन अगर है ही ना, अब देखें आपके सामने एक तस्वीर, मूवी देखते हैं आप, सामने समंदर आता है, समंदर में ऐसी लहरें हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो रही होती है ना, नशे आपको एक जेन्युइननेस की फीलिंग होती है कि सचमुच का समंदर है। लेकिन अगर कोई ऐसा समंदर की तस्वीर हो, लहरें बिल्कुल रुकी हुई हो, आप मानेंगे कि असल वाला समंदर है, आगे तो कोई तस्वीर बनाई हुई है, ये तो जाली समंदर है। तो मुझे बताइए अगर कोई डेटर ऐसा है पिछले साल 25,000 था, इस साल 26 है या 24 है, समझ आता है, उसी लेवल पे काम कर रहा है तकरीबन। लेकिन अगर पिछले साल भी 25, इस साल भी एग्जैक्ट 25, हम कहेंगे इसका मतलब है, इंटरप्रिटेशन सुनिए, पूरे साल में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, इसका मतलब है ये बैड डेट है। जिस पैसों को डेट को 1 साल हो गया रिकवर ही नहीं हुआ उसमें रिस्क है। क्या रिस्क है? बैड डेट का। भी समझ आया रिस्क कैसे उठाना है आपने? जो ओवर ड्यू डेट्स है मानते हैं ना, उनमें बैड डेट का रिस्क होता है। तो ये साल हो गया 1 रुपया भी नहीं मिला किसी डेटर से, बैड डेट का रिस्क है कि नहीं? रिस्क है ना, शाबाश। डिसाइड एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी व्हेन रिस्क इज हाई। अच्छा बड़ी पार्टीज को उठा लिया, रिस्की पार्टीज को भी उठा लिया, बाकी की जो पार्टीज रह गई उनको क्या करें? उनमें सैंपल बेस पे उनको उठाना, सैंपल बेस पे, यानी कुछ एक को। बड़ी पार्टीज में तो जो जो बड़ी पार्टी थी सबको उठाया, जो जो बड़ी पार्टीज थी सब। रिस्क में जिन जिन में रिस्क था उनको, तो बाकी की जो पार्टीज रह गई हैं उनमें सैंपल बेस पे, छोड़ना किसी को भी नहीं है, नहीं सॉरी, छोड़ना किसी भी कैटेगरी को नहीं है, किसी भी कैटेगरी को नहीं छोड़ना। यानी हर कैटेगरी में से सैंपल सेलेक्ट करना है, हर कैटेगरी। आपके सामने ना कैटेगरीज आएंगी, नहीं समझ आ रही आपको? नहीं समझ आई? नहीं आई, नहीं आई समझ, मुझे पता है नहीं आई, ऐसे समझ आती है नहीं है। अब आप एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। शाबाश शाबाश शाबाश। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको पकड़े यार। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इधर फिट की थी मैंने, हाँ हाँ नहीं, किधर गई एग्जाम्पल, किधर गई एग्जाम्पल? नहीं नहीं, हाँ अब देखें, अब देखें पेज 189 क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14। सिर्फ जो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने ऐसे उसी एंगल से देखना, पूरा केस अभी हम करने के काबिल हैं।
आपको उसने सेगमेंट बताया हुआ है कस्टमर के कि मेरे डेटर्स में डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल है, होलसेलर भी, हॉस्पिटल, क्लिनिक भी, रिटेलर भी। आगे नंबर ऑफ कस्टमर बताए हुए हैं, आगे बैलेंस बताया हुआ है। बताइए इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स को उठाएंगे सबको या कुछ एक को? कुछ एक को नहीं, सबको उठा लेते, क्योंकि ये देखिए सिर्फ 12 कस्टमर है। ये वो कैटेगरी है, ये मेजर पार्टीज। सिर्फ देखिए, हम नोट कीजिए, सिर्फ 12 पार्टीज को वेरीफाई करके आप 75 मिलियन वेरीफाई कर लेंगे, यानी जो टोटल का तकरीबन 40% है। यानी टोटल में से यूं समझ ले सिर्फ 5% पार्टीज को सेलेक्ट करके, टोटल में से सिर्फ तकरीबन मेरा ख्याल 5% ही बनता है पार्टीज को सेलेक्ट, बल्कि उससे भी कम बनता है, सेलेक्ट करके आप 40% बैलेंस को कवर कर, तो क्या इन 12 को वेरीफाई नहीं करना? ये कहलाती है मेजर पार्टी। देखिए चारों कैटेगरी सामने रख के बताइए, आपको नजर आ रहा है कौन सी मेजर पार्टीज है? इनको सेलेक्ट करना, ठीक है। और अगर अच्छा आगे चलते हैं, अब आप नीचे एक लाइन पढ़िए, वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स लिम डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड has gone into winding up. The balance receivable from SDPL is outstanding since last 1 year. इसको उठाएंगे क्या नहीं? इसको वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं? क्यों करना चाहिए? रिस्क है। अच्छा बताइए, सलीम को भी उठा लिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उठा लिया, बाकी जो होलसेलर, हॉस्पिटल, रिटेल, इनको इग्नोर कर दें, इनमें से भी सैंपल। अच्छा बताइए, होलसेलर में से 105 में से 105 को सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं, चंद एक को, हॉस्पिटल तो चंद देखो, समझ आ रहे? यानी हमारा रूल ये होता है कि जब कभी सैंपल सेलेक्ट करना है ना, बड़ा अहम रूल है। मेरा दिल नहीं कर रहा आपको बताने को, क्योंकि अभी आप शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन शायद समझ लें। जब कभी आपने किसी भी पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करना है, पहले उस पॉपुलेशन की क्लासेस बनानी है जैसे उसने बनाई हुई है। इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। पहले क्लासेस बनानी है, फिर हर क्लास में से कुछ ना कुछ सैंपल सेलेक्ट करना है। क्या बताया असूल सैंपलिंग का? रूल नंबर 1, मेक क्लासिफिकेशन। रूल नंबर 2, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम एवरी क्लास। अच्छा, किसी क्लास का सैंपल कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, वो हो सकता है वो, लेकिन सैंपल हर क्लास में से उठाना है। क्यों हर क्लास में से कह रहा हूं उठाना है? क्योंकि अभी भाई ने सवाल उठाया था कि इंडिविजुअली इमटेरियल इकट्ठी हो गए, तो हो सकता है किसी क्लास को आप इमटेरियल समझ के छोड़ दें और उसमें से इमटेरियल इकट्ठे हो गए मटेरियल बन जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए वे कुछ समझ आई। ये तो आपने पढ़ा हुआ, बस इसके बाद लेक्चर खत्म। ये लेक्चर खत्म, नहीं पढ़ाना हमने। और डिसाइड इंफॉर्मेशन टू बी रिक्वेस्टेड। अच्छा, आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस किस पार्टी को लेटर सेंड करना है। अब क्या डिसाइड करना है कि पार्टी से इंफॉर्मेशन कौन सी कंफर्म करवानी है। बताइए, क्या डेटर्स को जब लेटर सेंड करेंगे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाएंगे, क्या रिसीवेबल पेबल है, ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी? अदर इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? क्या कोई सिग्निफिकेंट डिस्काउंट है और राइट टू रिटर्न है। सबसे अहम चीज, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है कोई? उससे पूछेंगे कि क्या आपको राइट टू रिटर्न दिया गया है। अगर कहे राइट टू रिटर्न दिया गया है, हमने कहा अगर तुम्हारे पास राइट टू रिटर्न है तो फिर तुम डेटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सेल ही नहीं रिकॉर्ड होती। आपको यार अकाउंटिंग में सीखा कि नहीं सीखा? सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल ऑन रिटर्न बेसिस जो होती है रिकॉर्ड, जब तक कि वो कंफर्म ना कर ले। अच्छा बताइए, कंफर्मेशन सिर्फ डेटर्स पे नहीं भेजा जाता, बैंक को भी तो भेजा जाता है। बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म करवाएंगे या अदर इंफॉर्मेशन भी? अदर इंफॉर्मेशन बैंक के केस में क्या होगी? इंटरेस्ट रेट, लोन क्या क्या लिए, सिक्योरिटी के तौर पे क्या चीजें रिक्वायरी है, प्लेज वगैरह, रीपेमेंट शेड्यूल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
कंफर्मेशन लेटर सिर्फ बैंक को तो नहीं सेंड करते, लॉयर्स को भी तो सेंड करते हैं। लॉयर को क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करते हैं? लिस्ट ऑफ केसेस क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। यानी कितने केसेस हैं, जीतेंगे कि हारेंगे, हारेंगे तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, ताकि हम डिस्क्लोजर और प्रोविजन का अंदाजा लगा। भाई क्लियर हुआ ये? अच्छा, क्रेडिटर रह गए। क्रेडिटर को लेटर सेंड करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करेंगे क्लोजिंग बैलेंस के अलावा? सिंपल सा टर्म्स, पीरियड, क्रेडिट पीरियड कितना है, डिस्काउंट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ज्यादा अहम लॉयर और बैंक वाला केस था और डेटर्स वाला। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे लगा ले निशान। जहां से आज छोड़ के जा रहे हैं ना, कल यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।